नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। तो अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, मुख्य रूप से अलाइड हो गया, एचएएस हो गया, क्लर्क हो गया, जो फॉरेस्ट गार्ड है, जेल वार्डर्स है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टॉपिक्स को ध्यान से देखिएगा, कहाँ से प्रश्न आते हैं। और आपको बता दूं, एचपी स्टडीज़ पेड क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा भारतीय संघवाद भारत की खास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक नए प्रकार का महासंघ है। इंग्लिश में बात करूँ, हु सेड इंडियन फेडरलिज्म इज़ अ न्यू काइंड ऑफ फेडरेशन टू मीट इंडिया पेक्युलर नीड्स। बिल्कुल सही आंसर होगा ग्रेविले ऑस्टिन। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे टॉपिक की बात करूँ, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, तो स्टेटमेंट्स। किसी भी व्यक्ति ने कोई भी लाइन बोली है तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं हिमाचल की सभी परीक्षाओं में। उसके बाद मैं बात करूँ, आदि अम्बेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। बिल्कुल सही आंसर होगा पंजाब। दोस्तों, ये जो सामाजिक आंदोलन रहे हैं भारत के इतिहास में, इनको जरूर पढ़ना, यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी आते हैं। अब आपको पता ही है, लोकसभा चुनाव जो हैं आने वाले हैं जल्द ही भारत में, तो ये लाजमी है, जो भी इलेक्शन कमीशन होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बात करूँगा सीपीआईएम, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो सबसे पहले ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज थी, लेकिन 1964 के बाद ये अलग हो गई है, तो ये आपको नॉलेज रखना चाहिए। उसके बाद भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका को किसने विकास का भारतीय मॉडल कहा है। ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो रजनी कोठारी ने ऐसा कहा है। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपको मेल मिलाने होते हैं। इसमें लिस्ट 1 होती है और लिस्ट 2। तो आप इस पीडीएफ फाइल में देख लेना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मोंटेग चैम्सफोर्ड सुधार, ये बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके द्वारा लाए गए थे। कब? 1919 में। तो 1919 जो है काफ़ी ख़ास है, क्योंकि उसी में रूलेट एक्ट देखने को मिला था, उसी के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर आप अलाइड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब तो मॉडर्न हिस्ट्री को बिल्कुल रट के जाना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महो में हुआ था। और आप सभी को कमेंट करके बताना है महो किस राज्य में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय सशक्तिकरण के लिए किस नेता ने अहम भूमिका निभाई थी? सही आंसर होगा ए बी ठक्कर। अब दोस्तों, टॉपिक की बात करूं तो जो भी अनुसूचित जातियां हैं या फिर अनुसूचित जनजातियां, उनके लिए जिन भी नेताओं ने इतिहास में कार्य किया है, तो उन चीज़ों को अच्छे से देख लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कौन संबंधित नहीं है? अगर मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करूं, बहुत बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 2 या 3 प्रश्न हर परीक्षा में आते ही आते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी प्रमुख नेता रहे हैं वो भी कवर हो जाएंगे, महात्मा गांधी भी कवर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़े ध्यान से देखनी होती हैं। अगर मैं बी डी सावरकर की बात करूं तो ये संबंधित नहीं थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाकी जो भी हैं ये सभी संबंधित थे। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नेता कौन नहीं था? तो बिल्कुल सही आंसर होगा एम आर जयकर, ये एक सामाजिक नेता नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बेसिकली बी आर अम्बेडकर जी से संबंधित है। एक क्वेश्चन सीधा आता है कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए बी आर अम्बेडकर। तो इनके द्वारा जो बिल ड्राफ्टेड किया गया है उसका नाम है हिंदू कोड बिल। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद आपको पता ही होगा, रिसेंटली आंध्र प्रदेश में भी एक हाई कोर्ट जो है एस्टेब्लिश हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स की बात करूं इन इंडिया तो 25 हो चुका।
तो दोस्तों यहाँ पे बात करूँगा मैं अंडमान निकोबार द्वीप का जो उच्च न्यायालय है ये किस राज्य में है या फिर किस स्थान पर है। तो वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। तो इन चीज़ों को अच्छे से देखना। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की, तो वो आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि अगर 29 जो टोटल स्टेट्स हैं और जो भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं तो उनके अलग अलग से होने चाहिए, मर्ज्ड भी होते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पास सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। लॉजिक सा क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि आपको बताइए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, ये मिलेगी आपको उत्तर प्रदेश में। तो ओबियसली यहीं पे सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी। दोस्तों लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो पैनिक नहीं होना है कभी भी एग्ज़ाम में, ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और आंसर्स देने हैं। अगर मैं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं, यूनियन टेरिटरीज़ की बात करूं, तो आपको पता ही होगा कुछ एक यूनियन टेरिटरीज़ इंक्लूडिंग दिल्ली और पुडुचेरी, तो आपको वहाँ पे मुख्यमंत्री भी मिलेगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मिलेगा। लेकिन ऐसा सभी यूनियन टेरिटरीज़ में नहीं होता, उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलता है। तो यही क्वेश्चन आया है। तो इन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन देखता है। तो इसका प्रशासन देखता है एक एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे अपॉइंट किया जाता है देश के राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद अपकमिंग लोकसभा चुनाव है, लाजमी है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। पंचायत और नगर परिषद का चुनाव कौन करवाता है। सही आंसर होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो हर एक राज्य के पास स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, वही इन चुनावों को करवाता है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं आरबीआई की, तो 1935 में इसका गठन हुआ था और 1949 में नेशनलाइज्ड ये बैंक हुआ था। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, रिसेंटली इसके नए गवर्नर बने हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा आरबीआई से संबंधित नहीं है। तो एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस कॉरपोरेशन ये आरबीआई से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पूंजी निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा संसाधन है। अब दोस्तों ये जो पूंजी निर्माण है या फिर मैं बात करूं कैपिटल फॉर्मेशन की, तो इसमें जो भी हाउस होल्ड्स होंगे उनकी जो सेविंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नहीं है। न्यूक्लियर पावर सेंटर की बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप हिमाचल से हैं तब तो बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। क्यों? चमेरा, आपको याद आया होगा चंबा में ये एक जल विद्युत परियोजना है, ना कि ये एक न्यूक्लियर पावर सेंटर है। तो ओबियसली ये सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये जो इंडेक्सेस आते हैं इनको अच्छे से देख लेना, किस संगठन द्वारा इन इंडेक्सेस को दिया जाता है या फिर भारत का कौन सा रैंक रहा। करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, ये किसके द्वारा दी जाती है। तो UNCTAD के द्वारा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करो, इसे सोल्व करने की कोशिश करो, इसमें डाउटर बिल्कुल सही आंसर होगा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसे भी आप सोल्व करने की कोशिश करना। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देना, मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें डी सही आंसर होगा, नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज सोमवार है, अगले 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो शनिवार सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेरसप्पा झरने कौन सी नदी बनाती है। तो ये जो शरावती नदी है ये बनाती है गेरसप्पा फॉल्स। उसके बाद दोस्तों सेल्वस वनस्पतियाँ जो हैं ये कहाँ पे देखने को मिलती हैं भारत में मुख्य रूप से, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन सा राज्य है। तो दोस्तों ये चेंज भी हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि ये डिपेंड करता है कितना पेट्रोलियम वहाँ पे स्थित है। क्योंकि कोई समय था तो असम सबसे बड़ा
यहाँ पे उत्पादक होता था भारत में पेट्रोलियम का, लेकिन गुजरात है इसने ओवरटेक किया हुआ है असम को। उसके बाद दोस्तों, उच्च कोटि की बासमती कहाँ पे पाई जाती है? तो ये उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर मैं चावल के उत्पादन की बात करूं सबसे ज़्यादा, तो ओबियसली उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन यहाँ पे उच्च कोटि या फिर उच्च गुणवत्ता के जो चावल हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो देहरादून में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतड़ी और झुंझुनू किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पे मुख्य रूप से तांबा जो है देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और ये राजस्थान से संबंधित हैं, खेतड़ी और झुंझुनू, तो ये प्रश्न भी आ सकता है। उसके बाद आपको पता ही है, अगर भारत के संविधान की बात करूं तो 7-8 देशों से विभिन्न प्रकार के जो भी अच्छे अच्छे नियम हैं या फिर जो भी अनुच्छेद थे वो लिए गए हैं। अगर मैं बात करूं मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली, तो ये कहाँ से ली गई है? तो कनाडा, बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की व्याख्या करती है? दोस्तों, अगर आप होगा हाँ देखा होगा आपने, तो जो पहली अनुसूची है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, वही डिस्क्राइब करता है जो भी स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। उसके बाद दोस्तों, कौन सा मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री बनने के बिना भारत का प्रधानमंत्री बना था? तो एच.डी. देवेगौड़ा जो हैं, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है उसमें बिना मंत्री बने ही प्रधानमंत्री गए थे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद के कौन से सदन में प्रमुख अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता? तो ये राज्यसभा जो भी है वो उसमें प्रमुख अधिकारी जो है सदन का सदस्य नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो राष्ट्रपति होगा भारत का जो भी होगा, तो उसके पास ये पावर्स होती हैं कि वो अपॉइंट कर सके प्रेजेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं, कोई भी उच्च न्यायालय है उसका कोई न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश चुनना है, तो बेसिकली जो राष्ट्रपति है सबसे पहले वो उस स्टेट के गवर्नर को पूछेगा, और जो भी इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, इस समय कौन है? रंजन गोगोई। तो उनसे बात करेगा जो भी राष्ट्रपति होगा, तो फिर नियुक्त करेगा मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का। उसके बाद दोस्तों, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होती है, तो ये होती है एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। उसके बाद दोस्तों, जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। अगर अपकमिंग एग्जाम्स की बात करूं, फॉरेस्ट गार्ड की, जेल वार्डर्स की, तो ऐसे प्रश्न आएंगे, जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी में ये एक संयुक्त वाक्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणार्थक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? तो इसमें माता नौकर से बच्चे को दूध पिलवाती है, ये एक प्रेरणार्थक क्रिया युक्त वाक्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर शब्द छांटिए, तो रेलगाड़ी जो है ये एक शंकर शब्द है। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि अव्यभिचारी चोर में मैं कौन सा अलंकार है? तो श्लेष, ये अलंकार आपको याद रखना है। अगर हिंदी की बात करूं तो दोस्तों 70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी जो है वीक होती है। अगर मैं बात करूं हिमाचल की, जो बिल्कुल ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी, फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स की हिंदी कमज़ोर होती है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारी हिंदी जो है इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अब दोस्तों, विशेषण क्या होता है? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन बनेगा, परिमाणवाचक विशेषण क्या हुआ? दोस्तों, जो भी विशेषण शब्द हमें थोड़ा, ज़्यादा, कुछ, अधिक ऐसे शब्दों को बताते हैं, किसी क्वांटिटी को बताने की कोशिश करते हैं,
उसे कहा जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। जैसे पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, यहाँ पे बहुत जो है परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखते समय कोई शब्द छूट जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई लाइन लिखी गई है और यहाँ पे कोई शब्द नहीं लिखा गया हो और ऊपर उसे लिख दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? उस चिन्ह को कहा जाएगा हंसपद चिन्ह। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों स्वर्ण शब्द है। अब दोस्तों ये जो देशज शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव या फिर विदेशी शब्द, इनको अच्छे से देख लेना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे मैं स्वर्ण शब्द की बात करूँ तो ये तत्सम शब्द है। अब ये तत्सम शब्द क्या होंगे? जो संस्कृत से लिए जाएंगे शब्द, उसे कहा जाएगा तत्सम शब्द। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का उच्चारण स्थान है। तो आप प्रोनाउंस करके देख लेना, ए जो कंठ तालु है वहाँ आपकी जीवा जो है ये टच करेगी। उसके बाद दोस्तों दंतोष्ठ या फिर मैं बात करूँ री स्वर, ये जो री स्वर है तो ये कौन सा स्वर है? ये ह्रस्व स्वर है। बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण का संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो रामायण का संधि विच्छेद शब्द होगा राम जमा आयन। उसके बाद इंग्लिश की बात करूँ तो यहाँ पे नेसेंट एक शब्द दिया गया है, एक वर्ड है इंग्लिश का। आपको इसका विपरीतार्थक शब्द बताना है। अगर मैं नेसेंट की बात करूं, बचपना या फिर जो इतनी इंटरेस्ट के साथ किसी काम को नहीं करता है उसे कहा जाएगा नेसेंट। लेकिन मैच्योर जो है बी, ये इसका बिल्कुल एंटोनिम होगा, तो ये आपको देखना है। उसके बाद दोस्तों इडियम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक एग्जाम के लिए। हिंदी में इन्हें मुहावरे या फिर लोकोक्तियाँ कहा जाता है। हार्प ऑन दी सेम स्ट्रिंग, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा टू ड्वेल टीडियसली ऑन दी सेम सब्जेक्ट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, क्योंकि हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, कमज़ोर है हमारी इंग्लिश। तो इसका मतलब होगा दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ या फिर किसी भी मुद्दे पर हम लगातार अपना ध्यान जो है रखते हैं, आकर्षित करते हैं उसकी तरफ, उसे कहा जाएगा ड्वेल। टू ड्वेल टीडियसली ऑन द सेम सब्जेक्ट, किसी विषय पर अपना ध्यान बनाए रखना। उसके बाद दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, व्हाट इज़ द डैश फॉर जजिंग वेदर इट इज़ गुड और बैड। तो क्राइटेरियन, दोस्तों क्राइटेरियन का जो आप कह सकते हैं बहुवचन है वो होगा क्राइटेरिया। तो ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल आपको कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी कमी है तो बताइए, मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम। और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस बनाना आसान नहीं होता है, काफ़ी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।